अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वक़ार शेख के साथ मैं हूँ फहद करीम और आप सुन रहे हैं पूरे स्टार नॉवेल फिरौन का एपिसोड नंबर 5। तो ये सब सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे बिल्कुल हक नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कोई सवाल करूं। हाँ, अगर तुम इसकी इजाजत दे दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद होऊंगा। प्रोफेसर ज़ाक कहाँ हैं? मैंने सवाल किया। ओह हाँ, मुझसे वाकयात का ये टुकड़ा बाकी रह गया। प्रोफेसर ज़ाक एक पुरस्कार आदमी हैं। पता नहीं कहाँ का बाशिंदा है। यूं लगता है जैसे दुनिया की हर जुबान अहले जुबान की तरह बोल सकता हो उसका चेहरा, उसके खदोखाल तुमने खुद भी देखी है। भला आप बता सकती हो कि कौन से मुल्क का बाशिंदा है? मेरे होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं साहिल समंदर पर चहलकदमी कर रही थी। थकी तो एक रेस्टोरेंट में आ बैठी। दो शरीफ सूरत इंसानों ने नरमी और मोहब्बत से मुझे बेटी कहते हुए एक छोटे से काम पर आमादा किया और किसी दिलचस्प तजुर्बे का तस्करा किया। उनकी मीठी बातों में आकर मैंने दूसरे तमाम एहसासात तर्क कर दिए और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हो गई। ऐसे हालात में मुझे कैसे किसी के खदोखाल या उसकी कौमियत का अंदाजा हो सकता है, या मुझे ये अंदाजा लगाना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वो शख्स कभी खुद को यमन का बाशिंदा बताता है, कभी कहता है कि बाप तुर्की और माँ लेबनान से थी। गालिबन वो अपनी कौमियत छुपाना चाहता है। मुझे 4 बार मिस्र में मिला और कुछ ऐसे हालात में मिला कि मेरी उससे दोस्ती हो गई। हमने कई बार इकट्ठे काम किया और उसने हमेशा मेरे साथ दयानतदारी का सबूत दिया, लेकिन इस बार उसकी कैफियत कुछ अजीब सी थी। मेरे पास ईरान पहुंचा और मुझसे कहा कि इस बार वो एक अहम मिशन पे काम करना चाहता है। तफसीलात चूंकि खुद उसके अपने जहन में वाज़ेह नहीं, इसीलिए मुझे नहीं बता सकेगा कि मैं कोई तफसील मालूम किए बगैर उसका साथ दूं। पुराने ताल्लुकात के बिना पर मैं तैयार हो गया, लेकिन इस बार इब्तिदा ही से मुझे एहसास हो गया था कि वो बहुत कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। उससे कुछ पुरस्कार साथी भी हैं जो उसके हमरा नहीं होते, लेकिन उसका उनसे राब्ता जरूर रहता है। मैंने उससे इस बारे में सवालात किए तो वो झुंझला गया। बहरहाल हम दोनों यहाँ आ गए थे। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। इस बार उसने मुझसे एक किताब के बारे में पूछा था जो फिल्मी किताब थी और जमाना कदीम के किसी मुअर्रिख ने लिखी थी। तारीख़ मिस्र पर थी गालिबन। एक अहराम से बोसीदा हालत में दस्तयाब हुई थी और उसने इस पर तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि जब मैंने इसे अपने नवादरात में शामिल करना चाहा तो उसने फराख दिली से इजाज़त दे दी। मेरी नवादर खाने में ऐसी बहुत सी चीज़ें महफूज हैं और मैं उनकी बेहतरीन निगहदाश्त करता हूँ। इस किताब को भी, जो कागज़ पर नहीं बल्कि एक ख़ास किस्म के चमड़े की झिल्ली पर लिखी हुई थी, मैंने बेहतरीन तरीके से मोमी गिलाफ चढ़वा लिया था जिससे वो महफूज हो गई थी। उसने बड़े मुस्तरिब लहजे में मुझसे किताब के बारे में पूछा और जब मैंने उसे बताया कि किताब मौजूद है और महफूज भी है तो उसे इत्मीनान हो गया। किताब उसने मुझसे ले ली और कई रात तक उसका मुतालिबा करता रहा, लेकिन मैंने उसके मुतालिबे के बावजूद भी वो किताब उस तक ना पहुंचने दी। तुमने भी वो किताब पढ़ी थी क्या? नहीं। क्यों? क्या था उसमें? मैं नहीं जानता। क्यों? इसीलिए कि उसकी जुबान मेरे लिए नामालूम थी। क्या प्रोफेसर ज़ाक कदीम जुबानें जानता है? हाँ। इसके बावजूद उसने इस किताब में दिलचस्पी नहीं ली? हाँ, मिस्र में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। शायद वो उस वक्त के लिए काबिल तवज्जो ना हो। फिर किताब के मुताले से फारिग होकर उसने मुझसे कहा कि मैं एक दिलचस्प मुहिम जोई के लिए तैयार हो जाऊं जिसका ताल्लुक मिस्र से है। उसे कुछ ऐसे कदीम मकबरों का इल्म हुआ है जो एक अजीम तारीख रखते हैं और अभी तक इंसानी जहन उनसे लाइल्म है। मिस्र मेरे लिए एक ऐसी सरजमीन है जिसका नाम लेकर मुझसे दुनिया का हर काम करवाया जा सकता है। खुदा जाने क्यों ऐसा है। मैं आंखें बंद करके तैयार हो गया। पहले मरहले के तौर पर हम यहाँ आ गए। उस मुख्तसर सफर के दरमियान मुझे ये अंदाजा ना हो सका कि इस बार प्रोफेसर ज़ाक कुछ बदला सा है। उसने कुछ पोशीदा लोगों से भी राब्ते कायम किए हुए हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसने इस बात का इल्म मुझे ना होने दिया। तुमने उससे इस बारे में पूछा नहीं? ना जाने क्यों मुझे ये कहानी दिलचस्प मालूम हुई थी। हाँ, मगर मैंने उससे इनकार कर दिया। क्या कहा? यही कि ये मेरा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं।
फिर उसने मुझसे कहा उसे एक शख्स की तलाश है और उसी शख्स की तलाश में वो यहाँ आ गया है और उसका नाम अहमद कमाल सादी है। मेरे बदन में अचानक सनसनी दौड़ गई। मैं खामोशी से उसे देखती रही। वो मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर बोला, तलाशी बसियार के बावजूद अहमद कमाल सादी का कोई सुराग नहीं मिल सका। फिर वो तुम्हारी कोठी तक पहुंचा। 3 दिन और 3 रातें वो कोठी की निगरानी करता रहा। शायद उसने मुलाजिमों से भी कुछ पूछताछ की हो। हमने कई बार तुम्हें वहां देखा। बाद में इल्म हो गया कि तुम अहमद कमाल सादी की बेटी हो और उस दिन हम तुम्हारा ताक़ुब करते हुए साहिल तक पहुंचे थे। फिर मैंने पूछा, मैं कसम खा कर कहता हूं कि मुझे उसका इरादा मालूम नहीं था। मेरा ख्याल था कि वो तुमसे तुम्हारे बाप के बारे में मालूमात हासिल करेगा, लेकिन उसने तुम्हें एक अनोखी ही पेशकश कर दी। मुझे उसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। वो मकान में मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। बाद में जो कुछ भी हुआ उससे मैं भी नावाकिफ था। तुम्हारे अंदर दाखिल होने के बाद हम भी अंदर दाखिल हुए। जाख ने मुझे एक जगह खड़ा करके होशियार रहने के लिए कहा और खुद तुम्हारी तलाश में आगे बढ़ गया। फिर वो बेतहाशा भागता हुआ आया और कार में बैठकर उसने मुझे कार दौड़ाने के लिए कहा। उस वक्त मैंने बदहवासी के आलम में उसकी हिदायत पर अमल किया था। बस हम लोग वापस होटल पहुंच गए। क्या वो भी तुम्हारे साथ उसी होटल के कमरे में था? नहीं, सामने की रॉ का कमरा नंबर 89 उसके पास था। अब वो वहां पहुंचा है। बोलो, क्या वो वहां पहुंचा है? नहीं, बूढ़े मनोजहर ने जवाब दिया और फिर बोला, मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी तफसील बता रहा हूँ। हम लोग होटल वापस आ गए। वो अपने कमरे में चला गया। मैंने भी लिबास वगैरह तब्दील किया। फिर सूरत हाल मालूम करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचा, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गया। मुझे तशवीश भी हुई थी, चुनाचा मैंने फोन पर उससे राब्ता किया। उसने झुंझलाए हुए लहजे में कहा कि वो मसरूफ है, इस पर जनून तारी है, लिहाजा वह सुबह को बात करेगा। उसके लहजे और अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे सिर्फ दोस्त समझा था। अब तक जो कुछ हुआ था दोस्ती में हुआ था, लेकिन वो खुद को बरतर समझ रहा था, मेरा आका समझ रहा था। कोई नुमाया खूबी नहीं थी उसमें, ना ही उसे मैं कोई अहमियत देना चाहता था। मेरा दिमाग रात को देर तक खौलता रहा। दूसरी सुबह वो खुद ही मेरे कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नुमाया थे। सारी डोर बुरी तरह से उलझी हुई है, कहीं से कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। उसने कहा, वो किताब कहाँ है? मैंने नॉर्मल लहजे में कहा, कौन सी? वही कलमी किताब। ओह, उससे कोई नतीजा अक्स नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। क्या? वो तजस्सुस से बोला। किताब लेकर आओ। तुम उसे पढ़ भी नहीं सकते, आखिर क्या करोगे उसका? प्रोफेसर जाक, मुझे हैरत है, ना जाने तुम क्यों मुझ पर इतनी बर्तरी साबित करने के पीछे तुले हो। मैं तो ये समझने से कासिर हूं। क्या मुझे बताओगे? मैंने कहा, और वो मुझे अजीब सी नजरों से देखता रहा और फिर बेजारी से उठ गया। दरवाजे से बाहर निकलकर अपने कमरे में गया और किताब लेकर वापस आ गया। उसने किताब मेरे हवाले करते हुए कहा, क्या इंकशाफ करना चाहते हो? सिर्फ ये कि मैं तुमसे राब्ते मुनक़ता कर रहा हूं? मैंने किताब अपनी तहवील में लेकर कहा, क्या मतलब? मैं किसी मुहिम में शिरकत के लिए तैयार नहीं हूं। इसी वजह से ये किताब मैंने तुमसे वापस दे दी है, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत है। क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ सच। यही अहम बात थी जो मैंने तुम्हें बताना चाही। लेकिन मैंने सर्द लहजे में कहा और वो मुझे घूरता रहा और फिर बोला, इस फैसले की वजह जान सकता हूं? हाँ, पहली बात ये कि मैं किसी तौर तुमसे कमतर नहीं हूं, और समझना भी मत। और अगर तुम महमाती जिंदगी में कुछ वसाइल रखते हो तो ये आसानियां मुझे भी हासिल हैं। तुमने अभी तक मुझे उस मुहिम के बारे में कुछ नहीं बताया। उस लड़की के साथ तुमने जो सलूक किया, क्या वो भी असूली तौर पर मुझे पसंद नहीं? हाँ, तो ये वाज़ेह है। हम उसे तहफ़्फ़ुज़ का वादा देकर वहां से ले गए। तुमने मुझे वहां के हालात से लाइल्म रखकर सिर्फ चौकीदारी मुझे सौंप दी। वापसी पर मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा बजाया तो तुमने मुझे जवाब तक ना दिया और फिर फोन पर तुमने मुझसे झुंझलाए हुए लहजे में बात की, जिसके नतीजे में तुम्हारे बारे में मुझे ये अहम फैसला करना पड़ा। क्या? वो हैरत से बोला, यही कि मैं तुम्हें मास्टर नहीं तस्लीम करता और अब मैं तुम्हारे साथ इस मुहिम में भी शरीक नहीं हूँ। कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो मनोजहर? अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात रखो। ये किताब तुमने इसीलिए वापस मंगवाई थी? हाँ प्रोफेसर जाक, मेरे कुछ असूल हैं और मैं अपने असूलों पे रद्द बदल नहीं किया करता। रात को जो कुछ हुआ मेरी तवक्को के बरक्स था। इससे ना सिर्फ हम दोनों को खतरा लाक हो गया था, बल्कि आइंदा के प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाने का खदशा था।
वैसे मुझे यकीन था कि उस लड़की को कोई खतरा नहीं है। मुझ पे उस नाकामी की झुंझलाहट सवार थी। मेरी राय है कोई जज्बाती फैसला ना ही करो। प्रोफेसर ने कहा, मैंने उसूली फैसला किया है ज़ाख। अगर तुम्हारी ये कैफियत कुछ और आगे जाकर मुनकशिफ होती तो शायद मुझे बहुत परेशान होना पड़ता। अपना फैसला ना बदलने की माफी चाहता हूं। क्या हमाकत है यार। सॉरी ज़ाख, मैं माफी चाहता हूं। वो देर तक खामोश रहकर मुझसे सिर्फ यही कहता रहा, मुझे घूरता रहा और फिर उसने कहा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हें बताना जरूरी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे मकसद की बुनियाद से वाकिफ हो चुके हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और इस मुहिम को सरअंजाम देने की कोशिश करे, और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूं। धमकी दे रहे हो? समझा रहा हूं, समझ लो। कोशिश करूंगा। मुझे ये किताब चाहिए। अब इसका तुम्हारे पास रहना मुनासिब नहीं। ये मेरी मिल्कियत है, तुम मुझसे इसकी भारी कीमत ले सकते हो। मैं इसे फरोख्त नहीं करना चाहता। मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। तुम्हारा रास्ता कहीं नहीं रोकूंगा, वादा है। अपने तौर पर जो कुछ कर सकता हूं उसे गुरेज करूंगा, लेकिन ये किताब मुझे दे दो। नामुमकिन। तो ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इस मुहिम के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। तुम अगर मेरे रास्ते में आए तो शायद मैं पुरानी दोस्ती को भी याद ना रख पाऊं। बेहतर। मैंने जवाब दिया। वो चला गया और उसके बाद उसने ये होटल भी छोड़ दिया। रोशन बीवी, मैंने अपना कॉल निभाया। तुम्हें अंदाजा है कितना वक्त गुजर गया? मैंने ये वक्त बिल्कुल खामोशी से गुजारा है। इस सिलसिले में कोई तगदौ नहीं की। इसे जो कुछ करना है कर चुका होगा, लेकिन अब मुझे हक हासिल है कि मैं भी इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अपने शौक की तकमील करूं। उसका तो कोई पता नहीं है, या तो वो जा चुका है। बहरहाल वो इसका मामला, मैं इससे किसी भी तौर कमतर नहीं हूं। मैं खामोशी से मनोचहर का चेहरा देखती रही। वो अपनी कहानी के तासुर में डूबा हुआ था कि शायद उसे उसी पहर मशरूब का ख्याल आया और उसने शदीद प्यास से मुतासिर होकर अपना गिलास उठा लिया। सारे मशरूब को वो एक सांस में खाली कर गया था। कुछ देर के बाद उसने कहा, रोशन जमाल, मेरी कुछ मदद करना पसंद करोगी? मैंने तुम्हें अपने बारे में पूरी तफसील बता दी। अब मैं तुमसे मदद का ख्वास्तगार हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मिस्टर खलाजी? तुम मुझे मिस्टर अहमद कमाल से मिला सकती हो। मेरे वालिद का इस सिलसिले से क्या ताल्लुक है? क्यों, क्या तुम ये बात नहीं जानती कि अहमद कमाल सादी मिस्र पर अथॉरिटी समझता है? इसने मिस्रियात पर 9 किताबें लिखी हैं जो तहजीब मिस्र पर मुस्तनद किताबें हैं। तुम्हें यकीनन ये इल्म, मिस्रियात में ये किताबें सबसे अव्वलियत रखती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं। तुम्हें इल्म होगा कि इन किताबों को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में शोबा मिस्रियात में ये किताबें सबसे ज़्यादा अव्वलियत रखती हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये किताबें एक पूरे सिरार ज़ुबान रखती हैं जो बाज़ मिस्रियात के शायकीन के लिए अनोखे और नाकाबिल यकीन मुशाहिदात की हामिल बनी हैं। मसलन, मैंने सवाल किया, बाज़ तालिब इल्म जिन्हें मिस्रियात का जुनून रहा है और उन्होंने शदीद मेहनत करके तहजीब मिस्र और फराना के मकबरों पर खासी मालूमात हासिल कर ली हैं, इन किताबों से इस्तिफादा हासिल करते हुए अजीब अजीब मुशाहिदात का शिकार हुए हैं। उनका कहना था कि बाज़ औक़ात जब इन किताबों की तहरीरें उलझ कर नाकाबिले फ़हम हो जाती हैं तो इनकी रहनुमाई के लिए इन किताबों के हरूफ चमकने लगते हैं, और उस वक्त इन चमकते हुए हरूफ को तरतीब दे दी जाए तो उलझनों का हल इन किताबों से ही मिल जाता है। यही वजह है कि अहमद कमाल सादी के बारे अगर कोई मकाला लिखा जाए तो इसमें इसे एक पुरस्टार मुहक्किक कहा जाता है। मेरे ज़हन में एक छनाका सा हुआ। मुझे वो चमकते हुए नकूश याद आ गए जिन्हें देखकर मैंने महसूस किया था कि मुझे कोई अनजानी कहानियां सुना रहा है, किसी अजनबी माहौल से आशना कर रहा है। लेकिन मनोचहर खलाजी पर उस बात का इजहार मेरे लिए मुनासिब ना था। खामोशी से उसे देखती रही और फिर मैंने कहा, जो कुछ मैं पूछ रही हूँ मिस्टर खलाजी, आप बराह रास्त उस चीज का जवाब मुझे क्यों नहीं दे देते? मिस्टर खलाजी, आप बराह करम सच सच मुझे बता दीजिए। हाँ बेबी, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या आप अहमद कमाल सादी के बारे में इससे ज्यादा भी कुछ जानते हैं? नहीं। उन्होंने ये किताबें कितने अरसा कबल लिखी और ये कहाँ से शाया हुई? कुछ पेरिस से, चंद वाशिंगटन के एक पब्लिशिंग हाउस ने शाया की हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा तबात ने 3 किताबें शाया की। एक किताब लंदन के एक प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस ने शाया की और इसके बाद इनकी आखिरी किताब जापान से पब्लिश हुई। कितना अरसा कबल? आखिरी किताब को कोई 8 साल हो गए हैं। क्या दूसरी किताबों की तबात का दरमियानी वक्फा भी इतना ही रहा? मैंने उनसे सवाल किया।